अध्ययन करेंगे हम अनुस्वार संधि का। अनुस्वार संधि, जो अनुस्वार संधि होती है इसमें प्रथम पद के अंत में क्या आएगा? अनुस्वार होगा और दूसरे पद के प्रारंभ में स्वर अथवा व्यंजन कुछ भी हो सकता है। अब जो स्थिति उत्पन्न होगी, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, उसके आधार पर उसके नामों का परिवर्तन होता रहता है। आज हम लोग लगभग समस्त संधियों को पढ़ लेंगे व्यंजन में, वो उसमें अनुस्वार में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ कठिन होती नहीं है, बड़ी आसान सी संधियाँ होती हैं अनुस्वार संधियाँ। तो हम नियम नंबर 1 में देखेंगे कि ये कहता है कि अगर, अब यहाँ पर हम नियम लिख लेते हैं, फर्स्ट नियम, ठीक है। ये नियम क्या बोल रहा है? ये कहता है कि अगर प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो, प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और दूसरे पद के प्रारंभ में यदि चाछा हो, ठीक, अथवा टाठा हो अथवा ताथा हो, ये हमारा प्रथम पद में होगा और ये हमारा द्वितीय पद में होगा। प्रथम पद के अंत में अगर विसर्ग हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में अगर चाछा हो तो विसर्ग समाप्त हो जाएगा, विसर्ग समाप्त हो जाएगा। और विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? अगर चाछा है तो इस शा में हो जाएगा। इन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, परिवर्तन किसका होगा? विसर्ग का होगा। चाचा नहीं बता दो ना, चाचा परिवर्तन नहीं होना है, परिवर्तन किसका होना है? विसर्ग का। विसर्ग समाप्त हो जाएगा, विसर्ग खत्म और विसर्ग की जगह पर यहाँ पर विसर्ग खत्म और विसर्ग की जगह पर यहाँ विसर्ग खत्म और विसर्ग की जगह पर ये आपका होता है तालव्य सा, ये मूर्धन्य सा और ये दंती सा। इसको क्या कहते हैं? तालव्य सा। इसे कहते हैं मूर्धन्य सा और इसे कहते हैं दंती सा, ठीक है। क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसका मूर्धा है और इसका दंत है। तो जिसका उच्चारण स्थान जहां से होता है उसको उसी नाम से पुकारा जाता है। कोई समस्या? अब आगे की बात करते हैं जरा। यहां पर उदाहरण क्या रहेंगे? जैसे हमने कहा, अगर उदाहरण है हरि ही धन चंद्र, अगर उदाहरण है हरि ही चंद्र, तो अब क्या बन जाएगा? इसका विसर्ग हट जाएगा बहुत सीधे सीधे, तो क्या बनेगा? हरिश्चंद्र बन जाएगा, ठीक। जैसे है उदाहरण निहि धन छल, हम बहुत शॉर्ट बता रहे हैं इस बार। निहि धन छल, तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? शम होकर ये क्या बन जाएगा? निश्चल बन जाएगा। कहा धन चित, कहा धन चित, तो क्या बनेगा? विसर्ग इधर से हटकर मात्रा इधर थोड़ा आ जाएगी और यहां पर क्या बन जाएगा? कश्चित। निधनचित निश्चित। कोई समस्या तो नहीं है इतने में? कोई दिक्कत नहीं हुई ना? आगे देखते हैं। हमने कहा अगर शा टाठा के पहले आ जाए, वो टाठा के पहले अगर विसर्ग हो तब क्या बनेगा? तो हम देखते हैं, हमने कहा धनु टंकार, तो क्या बनेगा? विसर्ग हटा, इस सा के योग में ये धनुष टंकार, टाठा के बारे में धनुष टंकार। इसी तरह से कहट क्या बनेगा? कष्ट, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा? अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बात और याद रखना, जब भी आप लिखते हो आधे शा को तो संधि छोड़ो। ऐसे जरा बताओ, अभी आपसे राष्ट्र लिखने को कहा जाए, क्या क्या कौन सा सा लिखोगे? यही वाला शा लिखोगे राष्ट्र लिखते समय? आपको सोचने की जरूरत, इनके योग में तुम हमेशा यही शा लिखोगे, न मानो चाहे देख लो अपने आप से लिखकर, कोई भी कुछ भी लिखकर देख लो, आ जाएगा वही। का तो इधर है या नहीं? का अन्य वर्णों की बात छोड़ो, इनके देखो जरा। नमस्ते अगर आप लिखो, का क्या लिखोगे? नमस्ते। हमने कहा नमः ते
तो क्या करोगे, आधा सा यही तो लाओगे, या कभी आप ये वाला लिख देते हो, कौन सा लिखते हो आप, यही सा लिखते हो, हैं? निष्ठुर लिख दो, निठुर, कौन सा लिखोगे आप, यही बनाओगे। कोई दूसरा शा आपको अच्छा नहीं लगेगा इसके साथ, हाँ या ना। देखो संधि हमने क्या कहा था, ये बहुत आसान संधियां हैं, क्योंकि इनमें वर्ण ऐसे लिए गए आपको पहले से पता है क्या बनेगा, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगा दो। गृहस्थी लिखो, गृहस्थी, यही तो लिखोगे, आधा सा का लगाओगे भाई, ताथा के साथ हमने बताया यही आएगा, वही लिखोगे। गृह थे, गृहस्थी, हाँ मस्ती लिख दो, मस्ती, सा कौन सा आया, मैंने बताया ताथा के योग में, टाठा के योग में, चाचा के योग में यही शा आता है सदैव। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया कि नहीं, पक्का, ठीक। अब दूसरे पर चलते हैं जरा, नियम दूसरा। अच्छा दूसरा नियम भी बिल्कुल ऐसा ही, कोई दिक्कत नहीं। नियम 2, ये नियम क्या कहता है, अगर विसर्ग हो प्रथम पद में, प्रथम पद में क्या हो, विसर्ग हो, और द्वितीय पद के प्रारंभ में अगर शा आ जाए, हम तो कहते हैं पहले सा बना रखा है, मान लीजिए शाही आ जाए, फिर वही स्थिति, हमने कहा प्रथम पद में है ये है, और दूसरे में फिर से ये वाला शा आ जाए, फिर हमने कहा 3 सा होते हैं, फिर हमने कहा ये वाला सा आ जाए। अगर प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में शा हो, तब क्या होगा, नियम नंबर 2, बोले ऐसा किया जाएगा तो विसर्ग का परिवर्तन, विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, जो शा है उसी शा में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब शा डबल है, शा डबल हो जाएगा। कैसे, यहां पर हमने कहा, उदाहरण दिया, हरि धन शेते, हरि शेते, तो क्या बनेगा, विसर्ग हटेगा, सीधे सीधे क्या बन जाएगा, हरिष्येते, क्या बनेगा, हरिष्येते। अब ये कहता है विकल्प देता है, बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, नियम नंबर 2 कहता है कि ये आपके लिए विकल्प है, चाहे विसर्ग का परिवर्तन शा में कीजिए, और अगर आपका मन नहीं है विसर्ग का परिवर्तन करने का तो मत कीजिए। परिवर्तन करने का मन हो तो परिवर्तन करो, विसर्ग का परिवर्तन कर दो, और अगर विसर्ग का परिवर्तन करने का मन आपका नहीं है तो परिवर्तन बिल्कुल मत करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे दिक्कत नहीं होगी, जरा एक उदाहरण लिखो, मैं बोल रहा हूं, हमने कहा नमः धनते, नमः धन ते, तो नमः धनते से क्या बनेगा, नमस्ते बनेगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो ऊपर वाले में था। नमः धन शिवाय, शिवाय बोलना चाहता था, ते बोल गया जल्दी से, तभी तो आएगा ये। हमने कहा नमः, नमः धन शिवाय। अब जरा देखते हैं, आनंददायक बात ये आ गई, क्या आनंद वाली बात है कि इधर नमः है और उधर शिवाय है। हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, विकल्प होता है, आप चाहो तो परिवर्तन करो, ना चाहो परिवर्तन मत करो। तो लिखा आपने कैसा देखा होगा, ऐसे ही लिखा देखा होगा नमः शिवाय, लेकिन इसका शुद्ध संधि नियम के आधार पर ये क्या बनेगा, ये बनेगा नमः शिवाय, रूप ये बनेगा असली। सही चीज ये है नमः शिवाय। जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो क्या कहते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यही बोलते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तब क्या लिखते हैं, नमः शिवाय, क्योंकि लिखने में ये ज्यादा सुंदर लगता है, लिखने में उच्चारण ये है सही, ठीक है। तो संधि यहाँ पर क्या है, चाहे आप ऐसे लिखो, अब ये दोनों बातें हैं, चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, व्याकरण कहती है कि दोनों सही है, ठीक है। जैसे हमने एक उदाहरण दिया, हमने कहा निह धन संतान,
ठीक, तो चाहे आप इसको निसंतान लिखो, और अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो सीधे सीधे इसका हटा दो और निसंतान ऐसे भी लिखा रहने दो, कोई परिवर्तन मत करो। ये विकल्प है आपके लिए, चाहे करो चाहे ना करो, दोनों सही है। दोनों नहीं, क्वेश्चन पेपर में ये देगा, संधि करेगा भाई, ये बिना संधि का दिया है, बिना संधि के भी सही है, अगर संधि करोगे तो ये चीज हो जाएगी, डबल हो जाएगा। नियम ये है, विकल्प का मतलब चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, ठीक। ऐसे अगर करते हो तो इसमें संधि का नियम लग गया, अगर ये रखते हो तो संधि का नियम नहीं लगा, लेकिन शब्द सही है, ठीक। जैसे हरिश्चंद्र, तो हरि ही चंद्र आप लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, उसके लिए आपको विसर्ग को हटाना ही हटाना है। लेकिन यहाँ कहता है कि विसर्ग नहीं भी हटाओगे तब भी गलत नहीं है। बात ये है, शब्द सही है, शब्द ये भी सही है, शब्द ये भी सही है, इसमें संधि का नियम लगा है, इसमें संधि का नियम नहीं लगा, ठीक। अब इस सा का उदाहरण देख लेते हैं कि क्या है, क्योंकि सा का उदाहरण हमने आपको नहीं बताया है। तो इसका उदाहरण है जैसे रामः धन षष्ठा, रामः धन षष्ठा, ठीक। असल में इस शब्द का, इस वर्ण का उच्चारण संस्कृत में अधिक होता है, तो इसके लिए आपको संस्कृत का उदाहरण उठाना पड़ रहा है। तो रामः षष्ठा में या तो आप सीधे सीधे इसको ऐसे ही रहने दो और प्लस को हटा दो, तो रामः षष्ठा की रूप सही है। नहीं आपकी इच्छा है, क्या नहीं हमें जोड़ना है तो जोड़ दो, तो क्या बनेगा रामः षष्ठा, आपका ये रूप तैयार हो जाएगा। अगर शुद्ध वर्तनी आता है, शुद्ध वर्तनी का यही है भाई, जो संधि के नियम पर आधारित है वही शुद्ध है। ये आपका कैसा है, ये काम चला हुआ है, गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन शुद्ध की बात अगर करी जाए, ठीक है, बढ़िया साफ सुथरा। अब नियम नंबर 3 हम अध्ययन करेंगे। ये पढ़ लिया, समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं इतने में, ठीक। नियम नंबर 3 लेकर चलते हैं अब हम। नियम नंबर 3 कहता है कि अगर प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो, अच्छा इसमें क्या होता है विसर्ग, ये जो है नियम नंबर 3 कहता है विकल्प, विसर्ग का विकल्प से रा होना, विसर्ग का क्या हो जाना, रा होना, ये नियम है विसर्ग का रा होना। अब ये क्या है, ये क्या कह रहा है, विसर्ग का रा कब होगा, तो यदि विसर्ग से पहले, इसका नियम क्या रहेगा, अगर विसर्ग से पहले आ नहीं है, विसर्ग से पहले आ ना हो, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं आ रहित विसर्ग हो, प्रथम पद में आ रहित विसर्ग हो, और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या हो, कोई भी घोष वर्ण हो, क्या हो, घोष वर्ण हो, ठीक। घोष क्या होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ, ठीक है, अंतस्थ और स्वर। अगर ये चीज आती है तो विसर्ग का क्या परिवर्तन हो जाएगा, रा में परिवर्तन हो जाएगा। विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, रा में हो जाएगा। शर्त इतनी दी है, मतलब आ ना हो, या हमने इसी बात को कहा आ रहित विसर्ग हो। अभी ये चीज नहीं समझ में आई होगी, आ रहित वाली बात है ना, यही बात नहीं समझ में आ रही होगी। तो आओ उदाहरण से देखते हैं। हमने कहा निहि धन, अब प्रथम पद का ये है और दूसरा पद ये है, तो प्रथम पद के अंत में किसके साथ विसर्ग है, छोटी ई के साथ। ना कहा भाई, इसका आप नी का पदच्छेद करो तो ना हलंत धन ई आएगा,
पदच्छेद का नियम यही तो है, व्यंजन पहले लिखते हैं, उस पर लगी हुई मात्रा अर्थात स्वर को बाद में लिखते हैं, यही तो होता है। तो हमने इसमें बाद में क्या देखा, हमने देखा ई है, तो इसका मतलब अब ई के बाद में विसर्ग लगा है। कहो हाँ। तो विसर्ग किसके साथ है, ई के साथ, मतलब आ के साथ नहीं है, हाँ या ना। जब आ के साथ नहीं है और इधर धा घोष वर्ण हो गया, धा था धा धा चौथा है ना, घोष वर्ण हो गया। तो इस विसर्ग का परिवर्तन किसमें होगा, रा में होगा। परिवर्तन विसर्ग का होगा, विसर्ग का परिवर्तन, इधर ई के साथ विसर्ग है, इधर धा है, इसलिए विसर्ग का परिवर्तन रा में हो गया। इसको लंबा समझाना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा ये टेढ़ा मामला है। अब क्या होता है यहाँ पर होता यह है कि यहाँ नी जस का तस उतर आएगा और विसर्ग के स्थान पर उतरेगा रा, बनेगा हलंत ही, हमेशा परिवर्तन चाहे जो करना, हलंत आएगा। अब आगे क्या है, धन। इन दोनों के मध्य कोई भी क्या स्वरवर्ण है, हमारी तरफ ध्यान दो लल्ला, इधर कोई भी स्वरवर्ण है नहीं है, स्वर तो नहीं है ना, तो रा को कोई पूरा कर सकता नहीं कर सकता, और रा को अब आधा करना पड़ेगा, रा को करना पड़ेगा आधा। तो आधा जब होगा तो जा कहाँ रहा है, बढ़ते क्रम में, जब बढ़ते क्रम में जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो रूप क्या बनेगा, निर्धन बनेगा। निधन विकार, निधन विकार क्या बनेगा, निर्विकार। क्यों, वह आपका क्या है, अंतस्थ, अंतस्थ आ गया घोष के अंतर्गत, केवल घोष जानो। फिर इधर क्या है, फिर वही बात ई के साथ, तो निर्विकार बन जाएगा, विसर्ग का रा हो जाएगा, सीधे यहां से इतना मामला खत्म करो, निर्विकार कर दो इसको। निधन आशा, निधन आशा। अब आ भी क्या है, स्वर है, मतलब घोष है। अब क्या होता है, विसर्ग हटा और विसर्ग का क्या हो गया, रा हलन। अब क्या होता है, बड़ा आ है, बड़े आने का भैया हम तो तुम्हें पूरा कर देंगे, हलन हटा, इसका रूप घट गया और मात्रा इधर का तक क्या आ गई, क्या बनेगा, निराशा। समझ में तो नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आया, कतई तुम बहुत बहादुर हो, बकरा वो अपनी जान से खाई हुए वाले मजा ही ना आई। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या तो आओ दूसरा उदाहरण देते हैं, फिर समझो। जैसे हमने कहा निधन ईह, निधन ईह, कहाँ हाँ पहले बना दिया, ई में ही हा बना दिया। निधन, अब क्या नहीं समझ में आया था, नियम फिर से देख लूं, अगर नहीं समझ में आया, हमने कहा आ रहित विसर्ग हो, क्या ये आ रहित है या नहीं है, इतनी बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। लगाएं ब्रैकेट, यहाँ पर किसके साथ विसर्ग है, ई के साथ विसर्ग हो गया, हाँ या ना। फिर दूसरी बार कहा कि इधर घोष वर्ण होना चाहिए, क्या कहा, दूसरे पद में, ये फर्स्ट पद हो गया हमारा, ये हमारा सेकंड पद है, सेकंड पद में क्या बताया, ये यहाँ पर फर्स्ट पद, ये सेकंड पद, सेकंड पद में क्या होना चाहिए, घोष वर्ण होना चाहिए। इधर कौन सा वर्ण है, ई है कि नहीं है, ई स्वर है कि नहीं है, स्वर घोष होता है कि नहीं होता है, होता है, जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ, अपनी खुशी से कह रहे हो, है? घर के जो है जितने भी सदस्य हैं सब प्रसन्न है इस बात से, ठीक है। चूहा हुआ से पूछ लिया, जैसे ना कहते मुसरिया और राजी हो जाओ, ठीक। तो राजी, हाँ ठीक, राजी, ठीक। तो इधर भी लिख दिया हमने। अब बताओ विसर्ग का परिवर्तन किसमें होगा, हमने कहा विसर्ग का परिवर्तन किसमें होगा, रा में, कर दें, हो गया। अब बताओ यहाँ पर नी उतारें कि ना उतारें, फिर इस विसर्ग का परिवर्तन किसी में करना है, तूने बोला किसमें, रा में कर दिया। आगे ई है लिखा है, उतार दे उसको, उतार दिया हमने ई है। अब इन दोनों के बीच में कोई स्वर है, कहो हाँ है, कतई पक्की बात, तो क्या किया जाएगा,
ई को हटाएंगे हाँ और फिर ऐसे मतलब जो है इसका रूप घटेगा और इसमें मात्रा बढ़ जाएगी। हाँ, हलंत हटेगा, ई का रूप घटेगा, और चूंकि बड़ी ई है तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी। क्या बनेगा? निरी। समझ में आया? पक्की बात? अभी तो कह रहा था नहीं समझ में आया, समझ में आ गया? अब एक और उदाहरण ले लेते हैं ताकि और बढ़िया तुम्हारे समझ में आ जाए। जैसे पितु धन इच्छा, हमने उदाहरण लिया, देखो पितु धन इच्छा। हमने आपको बहुत से उदाहरण, देखो सब अलग अलग, कहीं पर ई है, कहीं पर दूसरी तरफ कुछ है, कहीं पर कुछ है, देखो सभी हम उदाहरण दे रहे हैं। आ नहीं आ रहा है केवल, क्यों? क्योंकि आ आएगा तो ओ बन जाएगा, आके आने पर ओ बनता है, अब अन्य वर्ण आए तो रा बनता है, यही इसमें वो है। देखो ऊ है, हमने फिर ब्रैकेट लगाया, इधर छोटा ऊ के साथ विसर्ग, और इधर क्या है? ई है, विसर्ग का परिवर्तन रा में। यहाँ पर क्या लिखे? पितु, विसर्ग का परिवर्तन रा, आगे क्या है? इच्छा। ई कैसी है? छोटी, हलंत हटा, रूप घटा, मात्रा बड़ी, पितृच्छा। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है। अब हम देखते हैं विसर्ग का ओ होना, विसर्ग का ओ होना। देखो बहुत आनंद पूर्वक मैं आपको एक एक संधि बताए दे रहा हूं, और कोई समस्या नहीं है इसमें। थोड़े थोड़े से नियम है, जरा जरा से। क्या है? बस नियम, तीसरा नियम हमारा है विसर्ग का रा होना। सबसे पहला था विसर्ग का शा होना, शा हो रहा था विसर्ग का। दूसरा नियम था विसर्ग का विकल्प से सा होना। तीसरा नियम हमने बताया आपको विसर्ग का रा होना। अब चौथा नियम बता रहा हूं, विसर्ग का ओ होना, विसर्ग का ओ होना। नियम नंबर 4, विसर्ग का ओ होना। विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। कैसे विसर्ग का ओ होता है? का प्रथम पद के अंत में अगर आ के साथ विसर्ग हो, प्रथम पद के अंत में आ के सहित, और पहले कैसा था? आ से रहित था, रहित माने बिना, और सहित माने साथ में। आ के सहित क्या हो? विसर्ग। देखो यहाँ पर हम गोल गोल बड़ा इसलिए बनाते हैं जिससे कि आप अच्छे से समझ सको, यद्यपि इसके बीच में जगह नहीं छोड़ी जाती है, बिल्कुल ऐसे बिंदु रखी जाती हैं, लेकिन इतना छोटा रखेंगे तो वीडियो में तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, इसलिए बड़ा सा बना देते हैं। तो विसर्ग, अब इधर क्या हो? हम कहते हैं देखो हस प्रत्याहार वैसे यद्यपि होता है, प्रत्याहार का नाम है हस। तो हस में जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सब आ जाते हैं, लगभग लगभग सभी आ जाते हैं। क्यों? हया वरा टलण यम वर्ण नम जबाया गाड़ा दासा जब गाड़ा दासा खपचट तचट तब कपाया स ठीक, तो इसमें बहुत से आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम या तो सीधे सीधे ये कर लें व्यंजन, बात ही खत्म हो जाए, है ना? दूसरे पद के प्रारंभ में क्या हो? कोई भी अगर व्यंजन आ जाता है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाएगा। यद्यपि हम हस कहें तो कोई दोष नहीं है, हस ज्यादा उचित है, नियम यही है, लेकिन फिर भी हम आसान करने के लिए हम कह रहे हैं कि व्यंजन आ जाए तो कोई आफत नहीं है। तो क्या बन जाएगा? विसर्ग का ओ बन जाएगा। इसका सूत्र ही होता है हसिच, ठीक है, लेकिन छोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम इसका उदाहरण लेते हैं। हमने कहा मनः धन रम, मनः धन रम क्या बनेगा? बता। मनोरम बनेगा, सबको पता है। क्यों मनोरम बनेगा? क्योंकि इधर क्या है? आगे साथ में विसर्ग है, अब इधर रा है। हमने कहा था कोई भी वर्ण आ जाएगा वो तुम्हारी बड़ी आफत है, ठीक। तो सीधे सीधे क्या बनाओगे तुम? जैसे हमने कहा सारा धन ज, क्या बनेगा? सरोज। सरोज क्या बनेगा? सरोज। सरोज माने कमल, हाँ बिल्कुल सही। हमने कहा मनः धन ज, क्या बनेगा? मनोज बनेगा। मनः धन हर, मनः धन हर क्या बनेगा? मनोहर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है इसमें?
ये और आसान है, इसमें कोई ज्यादा है नहीं। मनः धन रथ, मनः धन रथ क्या बनेगा? मनोरथ। घटः न अस्ति, घटः नास्ति क्या बनेगा? घटो नास्ति। हैं? तुम कुछ कह जाते हो, फिर पूछ दो तो कहते हो कुछ नहीं। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो पूछो हमसे। ये सब हंस के अंतर्गत आएंगे आपके, क्योंकि हंस तुमको आता नहीं, हंसना तुमको आता नहीं, तो इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं कि हंसना आता है, आता है, हंस के दिखाओ। देखो कैसे हंस रहे हैं, प्यारी मुस्कुराहट। क्या इतनी बात समझ में आई? जी सर। आओ आगे चलते हैं थोड़ा सा जब हम आगे चलेंगे तो आपको हम बता रहे हैं कि नियम नंबर 4 इसको लिख लिया आपने? नियम नंबर 5, 4 थोड़ा ही, नियम नंबर 5। अब ये नियम क्या कह रहा है? ये नियम कहता है कि यदि अगर विसर्ग से पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, अगर विसर्ग से पहले क्या हो? अगर विसर्ग से पहले छोटी ई हो, ई हो, विसर्ग से पूर्व अगर ई हो और तत्काल विसर्ग आ जाए, फिर मतलब ई के साथ विसर्ग हो, ऐसा हम कह रहे हैं। यदि पूर्व ई फिर विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में इसका संयोग किसके साथ हो? रा वर्ण के साथ हो। किसके साथ में? रा वर्ण, रावण के साथ नहीं। किसके साथ हो? रावण के साथ हो। तो विसर्ग का लोप, ये थोड़ी लंबी कहानी हो रही है, विसर्ग का लोप होगा और छोटी ई का परिवर्तन बड़ी ई में हो जाएगा। कहानी सिर्फ इतनी है समझनी कि अगर ई के साथ विसर्ग हो प्रथम पद में, ठीक, और द्वितीय पद में क्या हो? रा हो, तो विसर्ग का लोप खत्म। इस बार विसर्ग खत्म हो रहा है, विसर्ग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, विसर्ग खत्म और ई का परिवर्तन बस इतना कर रहा है। कैसे? हमने कहा निह धन रज, निह धन रज, तो विसर्ग खत्म और छोटी बड़ी में, तो रूप क्या बनेगा? नीरज। हमने कहा निह धन रस बराबर क्या बनेगा? नीरस। हमने कहा निह धन रोग क्या बनेगा? निरोग। शुद्ध वर्तनी में इसको खूब पूछते हैं, निरोग का, निरोग होगा कि निरोग, तो निरोग शब्द सही है, ठीक है। निह धन रव, निह धन रव क्या होगा? नीरव। समझ में तो नहीं आ रहा है? हैं? आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हुई इसमें? बहुत आसान है ये सब, बस आपको ये पता हो कि नियम कहां पर कौन सा लगना है। अगर इसको सीख गए हो तो एक और बता रहा हूं आपको, विसर्ग का परिवर्तन ना होना, नियम नंबर 6। हटाऊं इसको? समझ गए? नियम नंबर 6, ये नियम क्या कह रहा है? ये कह रहा है का विसर्ग का परिवर्तन न होना। ऐसा कब होता है कि विसर्ग का परिवर्तन ही नहीं होता है? अभी तक हमने आपको बताया था विसर्ग का परिवर्तन होकर वर्ण में बदलता है, फिर हमने आपको एक नियम बताया जिसमें विसर्ग खत्म हो जाता है और परिवर्तन वर्ण में होता है। अब हम कह रहे हैं किसी में परिवर्तन नहीं होगा, ना इधर परिवर्तन ना उधर परिवर्तन। वह कौन सी स्थिति है जब परिवर्तन ही नहीं होता है? वह स्थिति देखो,
का प्रथम पद के अंत में अगर विसर्ग हो और दूसरी तरफ अगर पाफा हो, पा नहीं, का ही कर केवल कर लो, काखा रखो, पाफा में अलग नियम रहेगा। अगर काखा हो तो परिवर्तन नहीं होता है, नहीं पाफा में भी होता है, पाफा और काका, लेकिन हमेशा नहीं, ये अलग अलग रहता है। सातवां भी है, यहीं पर हम सातवां में लिख देते हैं नियम, विसर्ग का परिवर्तन शा में होना। ये थोड़ा सा अटपटा रहेगा, कभी तो परिवर्तन होगा और कभी परिवर्तन नहीं होगा, ये हमेशा एक कसम खाकर नहीं चला जाता है यहाँ पर, ठीक। तो इसका कोई बहुत विशेष विधान भी नहीं है। अब कहाँ होता है कहाँ नहीं होता ये तुमको भी पता चलता रहेगा। जैसे हमने कहा परिवर्तन कब नहीं होगा, यहाँ देखो नहीं होगा। जैसे हमने कहा पाया धन पान, उदाहरण है पाया धन पान, तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा, सीधे सीधे क्या रहेगा, पाया पान रहेगा, ठीक है। जैसे अंतः धन कारण, परिवर्तन नहीं होगा, सीधे सीधे क्या रहेगा, अंतःकरण ही रहेगा। हमने कहा दुह धन ख, परिवर्तन नहीं होगा, दुख, ठीक है। इनमें परिवर्तन नहीं होगा। अब कुछ जगह पर परिवर्तन होता है, जैसे परिवर्तन कहां पर होता है, आओ ये देख लें। ये अलग अलग अपने हिसाब से इन उदाहरणों को बस याद रखना। परिवर्तन क्या है, जैसे निह धन कपट, क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा निष्कपट, ठीक है। निह धन फल, क्या बनेगा, निष्फल, ठीक। निह धन पाप, क्या बनेगा, इसमें कौन सा, यही रहेगा ना, निष्पाप। अब यहां पर क्या होता है कि अगर आप देखो ई के साथ आ रहा है तो परिवर्तन हो रहा है, अब ई के साथ नहीं आया तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, बस ये चीज ध्यान रखना। जैसे अंतः धन क्रिया, अंतः धन क्रिया, तो परिवर्तन होगा, नहीं होगा, सीधे अंतः क्रिया। प्रातः धन काल, कोई परिवर्तन नहीं, प्रातः काल। तो आप ये देखिए कि जब विसर्ग किसके साथ ना हो, ई के साथ, अगर विसर्ग ई के साथ नहीं है तो परिवर्तन नहीं होगा, अब ई के साथ है तो परिवर्तन हो जाए, बस इतना। नमः धन नमस्तुते, स्तुते नहीं स्तुते होता है, नमस्तुते, इनमें जो है परिवर्तन। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, बस इतने ही आपके नियम थे और ये संपन्न हो गए। कोई समस्या है, एक ही वीडियो में आपकी समस्त अनुस्वार संधियां खत्म, यहीं पर आपके सातों नियम पूर्ण हो गए। कोई समस्या हो अगर तो बोलिएगा, है कोई समस्या, ठीक है, धन्यवाद।